हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग केजीएस अर्थात खान ग्लोबल स्टडी का हम लोग एडीओ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग सेट नंबर 13 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके थे और इसमें हम लोग 14 को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। देखिए, ये कहने के लिए बस एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन आप सभी लोग पता होगा कि जीएस तो लगभग सेम ही होते हैं। तो आने वाले जितने भी एग्जाम है, जैसे कि बीएसओ का एग्जाम है, साथ में एएसओ का भी है, और बिहार दरोगा है, और सीजीएल, और सीजीएल के बाद से वो मतलब बिहार सीजीएल का है। और बिहार का ही बीएसएससी के थ्रू जो 10+2 वाला जो वैकेंसी आई उसके थ्रू करना, मतलब कि जीएस लगभग सेम ही है। तो इन सारे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, इसका पहला प्रश्न ये कर रहा है ना कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप सभी लोग पता होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा वो होता है ना जिसको एक तरह से मतलब एक बार खत्म होने के बाद से पुनः प्राप्त किया जा सके। ठीक है, जैसे कि मतलब एक तरह देखा जाए तो नवकरणीय ऊर्जा वो होता है जो कभी खत्म न होने वाला होता है। जैसे कि सूर्य हो गया, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है ये भी नवकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पवन अर्थात हवा से जो ऊर्जा मिलती है वो भी, और साथ ही साथ में जल से है। ये सब क्या होते हैं, नवकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक बार कोयला जो खत्म हो गया तो पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। नाभिकीय ईंधन ये भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। पेट्रोलियम ये भी खत्म हो गया तो नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, अर्थात कोई भी नवकरणीय ऊर्जा नहीं है। देखिए, सूर्य, पवन, जल जैसे जो स्रोत होते हैं ना, ये नवकरणीय ऊर्जा के उदाहरण होते हैं। और इसमें जो दिया गया है कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, एक कोई भी ये मतलब एक तरह से कहा जाती है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। यहाँ पे कहा लिखा जा सकता है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो खैर, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान, लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? दुर्ग व बस्तर जिलों में, गोवा व नोमंडी जिलों में, मयूरभंज व केंदुझर जिलों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान ना ये उड़ीसा राज्य के मयूरभंज है। किसे? तो मयूरभंज व केंद्रपाड़ा जिलों में स्थित है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे ये फेमस किस लिए है? तो ये यहाँ पे आप सब लोग पता हो कि हेमेटाइट कोयले का क्या होता है, खनन होता है। हेमेटाइट और कोयले का क्या होता है, खनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानांतरित कृषि दिया है और दूसरे तरफ क्या दिया, उनके संबंधित राज्य। तो देखिए, दीपा कई बार ये एग्जाम पूछा जा चुका है। तो दीपा कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पामलू कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर में। मतलब कहने मतलब जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो दीपा को छत्तीसगढ़ में मतलब दीपा नाम से जाना जाता है। पामलू को मतलब मणिपुर में पामलू नाम से जाना जाता है। असम में देखिए झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। असम में देखिए जो पूर्वोत्तर के राज्य है ना, वहां पे जो स्थानांतरित कृषि होती है वहां पे झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट क्या दे रहा है, बेवर, जो कि बिहार दिया था। ये क्या है, गलत है। झूम मतलब स्थानांतरित कृषि को मतलब बेवर जो है ना बिहार में नहीं बल्कि एमपी में बेवर कहा जाता है। क्या कहा था, एमपी में बेवर कहा जाता है। देखिए, और सबसे बड़ी बात कि झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि होता क्या है, तो ये ना एक तरह से आदिवासियों की पारंपरिक खेती होती है। इसमें क्या होता है ना कि खेती को काट दा या कृषि भी कहते हैं। और इसमें मतलब खेती में जमीन को एक तरह से एक बार जोत बो दिया जाता है, तो उसके बाद से फसल उगाने के बाद से जब एक तरह से कृषि खेत क्या होता है ना अनुपजाऊ हो जाते हैं तो उसको पुनः छोड़ देते हैं। फिर पुनः दूसरे जगह ये आदिवासी जाते हैं, वहां पे जंगलों को काट के साफ सफाई करके खेती करते हैं। तो एक तरह से यही है स्थानांतरित कृषि। तो खैर, इसका जो सही आंसर होगा डी, बेवर बिहार से नहीं एमपी से संबंधित है, बाकी सही सुमिलित है। अगला है प्रश्न संख्या 4। ये कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जाति पूछ रहा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, उत्तर प्रदेश भारत में है ना अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या रखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे कुल जनसंख्या है कितनी भाई, यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में 412.80 लाख। आप सभी लोग पता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। और हालांकि ये कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है, 20% है। तो खैर, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गुंडी क्या है, तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। गुंडी जो राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। भगवान महावीर बिहार में दिया है। देखिए, दूसरा ये क्या है, बी क्या है, गलत है, क्योंकि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में नहीं है, ये बल्कि है कहाँ पे, ये गोवा में। ये कहाँ पे है, गोवा में, इसलिए बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पूछा कौन सुमेलित नहीं थी, इसलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर भी हम लोग सी देख लेते हैं। बल प्रकम का है, मेघालय में है, और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तो होगा नहीं। अगला प्रश्न है 6, भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। भारत का है भारत के सबसे उत्तरी दिशा में। ठीक है, नंदा देवी, कोल्ड डेजर्ट, मानस या सिमलीपाल।
तो देखिए भारत के सबसे उत्तरी दिशा में स्थित जैव मंडल भंडार देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट है। कौन है कोल्ड डेजर्ट? अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और यह कोल्ड डेजर्ट है कहाँ पे? तो देखिए हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में फैला हुआ है। तो और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में हुई थी। इसकी स्थापना भी देख लिया जाए तो 2009 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। यह करें कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह काफी समय तक नमी बनाए रखती है। तो देखिए पहला कथन क्या है? सही है। ये काफी समय तक नमी बनाए रखती है। किसके लिए कह रहा है? कि कपास की खेती के लिए। और आप सभी लोग पता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग की जाती है? तो काली मिट्टी होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक तरह से काली मिट्टी के बारे में बात हो रही है। और बी कह रहा है कि यह मिट्टी जलयोजित रहती है तो पीली हो जाती है। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ये काली हो जाती है। देखिए और अगला कर यह कंकड़ और चूना पत्थर से भरपूर होता है। ये भी क्या है? गलत है। और यह दोमट मिट्टी होती है। ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। तो देखिए काली मिट्टी के बारे में थोड़ा देखें तो मतलब कपास की खेती के लिए जो मिट्टी होती है, तो देखिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी जो होता है ना, इसमें जल धारण क्षमता मतलब जल धारण क्षमता वाली जो होती है काली मिट्टी होती है। और ये नमी बनाए रखती है और मुख्यतः इसे काली या रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है ना कि लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन 2, 3, 4 क्या है? ये सही नहीं है। इसलिए केवल ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही। केवल एक सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये कह रहा है निम्नलिखित का उचित मिलान करें। निम्नलिखित का उचित मिलान करें। ठीक है। तो टेहरी बांध कहाँ है? दिया है एक तरफ बांध दिया, दूसरी तरफ उसका राज्य दे दिया है। तो देखिए टेहरी बांध किधर है? तो टेहरी बांध आप सभी लोग पता है कि ये उत्तराखंड में ही है। टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये भागीरथ, कभी कभी पूछ लेते हैं किस नदी पर बना हुआ है, तो ये ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे, ये भागीरथी नदी में बना हुआ है। कहाँ पे? भागीरथी नदी में बना हुआ है। तो उसके बाद सरदार सरोवर बांध। तो देखिए सरदार सरोवर बांध है ना, ये गुजरात में स्थित है। अर्थात दूसरा का क्या हो जाएगा? दो, ये भी सामने सम्मिलित है। और ये नर्मदा नदी पे है। किसमें? ये क्या है? ये नर्मदा नदी पे है। तो ये भी क्या है? सामने ही सम्मिलित है। अगला कह रहा है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा बांध यहाँ पे देखिए नजदीक में ही दे दिया है। तो देखिए तुंगभद्रा बांध जो है ये कर्नाटक में स्थित है। सामने ये भी सम्मिलित है। और ये किस नदी पे? ये तुंगभद्रा नदी पे ही है। तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी पर ही है। उसके बाद कह रहा है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड आप एक ही बचा है सामने, तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में है। और ये कहाँ पे? तो ये महानदी में। कभी कभी नदी भी पूछ लेता है किस नदी पे, ये महानदी पे बना हुआ है। तो देखिए सामने सामने ये एकदम सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 9। ये कह रहा है कि कॉलम एक्स और कॉलम वाई का मिलान करें। एक तरफ कॉलम एक्स, दूसरे तरफ कॉलम वाई दिया है। देखिए कह रहा है कृष्णा। ठीक है। तो कृष्णा नदी एक तरह से इसके मतलब उद्गम जो स्थान होता है, जो ये नदियां हैं कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये एक तरह से एक नदियां हैं, दूसरे तरफ उनका उद्गम स्थान दिया है। ठीक है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो देखिए पहले हम लोग कृष्णा नदी देखते हैं। तो कृष्णा नदी महाबालेश्वर से निकलती है। कहाँ? अर्थात फोर्थ का डी में सम्मिलित होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी, ऊपर का कृष्णा का, एक मिनट थोड़ा उल्टा बोल देना। कृष्णा कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबालेश्वर से। अर्थात 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 का डी हो गया। गोदावरी नदी तो नासिक से निकलती है। नासिक का है सी में, अर्थात दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरे का देखिए सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपके सांगपो से। ब्रह्मपुत्र सांगपो से। अर्थात तीसरे का क्या हो जाएगा? तीसरे का आपका होगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। एक ही बचा है उसके बाद नर्मदा, तो ये क्या हो जाएगा? अमरकंटक से। अर्थात चौथे का ए हो जाएगा। ठीक है। चौथे का ए। अब देखिए किस ऑप्शन में है? तो देखिए पहले ऑप्शन में देखिए चौथे का ए है। देखिए तीसरे का बी है, तीसरे का बी है, दूसरे का सी है और 1 का डी है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 10 की औसत समुद्र तल में से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? प्रीवियस ईयर का ये प्रश्न है, पूछा जा चुका है। ये कह रहा है कि औसत समुद्र तल से कोसी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर, 300 मीटर, 150 मीटर या 300 मीटर? तो देखिए कोसी मैदान की जो औसत ऊंचाई है ना समुद्र तल से, लगभग 300 मीटर है। कितना है? 300 मीटर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कोसी नदी देखिए ये क्या ना कि ये निचली गंगा के मैदान का हिस्सा है। और कोसी नदी जो हिमालय से शुरू होती है, और आप सभी लोग पता हो कि ये नेपाल, चीन और भारत से होकर बहती है। और एक प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी के भी नाम से जाना जाता है। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो डी सही हो जाएगा। खैर इस प्रश्न संख्या 10 भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि भारत में भू आकारों के कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है इसमें? प्रश्न संख्या कौन सा? 11 है ना। तो देखिए पहला कह रहा है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मेघालय का पठार है ये प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग माना जाता है। और ये क्या है कि आपके ये राजमहल पहाड़ियों से आगे मेघालय या शिलांग पठार तक फैला हुआ है।
दूसरा करें कश्मीर घाटी की रचना एक संभनित से हुई है, तो ये भी क्या है, सही है। देखिए कश्मीर घाटी की रचना दो भूगर्भिक संरचनाओं की संबंधित एक या एक तरह से कहा जाता है इनकी दो भूगर्भिक जो संरचनाएं हैं उनके सिंकलाइन अर्थात मिलने के कारण हुई है। ऑप्शन दूसरा भी कथन क्या है, सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो देखिए ये भी क्या है, कथन सही है। गंगा मैदान की रचना के अग्र गर्त अर्थात इन कहा तो फ्रंटल डिप्रेशन के रूप में हुई है जो हिमालय के सामने बना है, ठीक है, तो ये भी क्या है, सही है। चौथा कह रहा है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के अभिसरण से हुई है। तो कथन देखा जाए तो 1, 2, 3 कथन सही है और चौथा कथन क्या है, गलत है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 5। ये कह रहा है पंचायत में आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति सही है। महिलाओं के लिए 33% स्थान क्या है, आरक्षित है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं का 33% आरक्षण है। उसके बाद कह रहा है कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। और सी कह रहा है कि हर 5 वर्ष बाद चुनाव कराना अनिवार्य है, तो ये भी कथन क्या है, सही है। डी कह रहा है कि अनारक्षित स्थान पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनारक्षित स्थानों पर भी महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, तो ये गलत है। तो पूछा कौन सा गलत है, उक्ति कौन सा गलत है, तो यही डी गलत है, इसलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है। तो डीएमके के पहले अच्छा मतलब कुछ दिनों पहले जो सांसद निलंबित हुए थे उनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, मतलब उनसे ये प्रश्न पूछ रहा है। तो कह रहा है कि डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए, तो ये कथन क्या है, गलत है, तो हमारा ये सही नहीं होगा। टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए, तो ये भी क्या है, गलत है। कांग्रेस के 21 सांसद निलंबित हुए, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए भारत के नए संसद भवन में कांग्रेस के 41 सांसद निलंबित किए गए थे। तो और ये निलंबन इनका हुआ क्यों था, तो देखिए निलंबन होने का कारण था ना कि ये संसद के भीतर समिति की अनुशासनहीनता और असहमति को लेकर लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 14, ये भी मिलान करने वाला है। तो ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उपयोग करते हुए चयन कीजिए। एक तरह से वित्त मंत्रालय, नवीन कर प्रस्ताव, राज्य सरकारों के लेखों का लेखांकन व अंकेक्षण या प्रत्यक्ष कर। तो देखिए पहले का कह रहा है ये प्रश्न संख्या कौन सा, 14 ना। देखिए वित्त मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किया जाता है क्या, अर्थात 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का ए का 2 हो जाएगा। वित्त मंत्रालय बजट की तैयारी करता है, ए का 2, अर्थात यहाँ पर हम लिखते हैं ए का 2। देखिए ए का 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही है, ए में है, बी में नहीं है कैंसिल, सी में नहीं है कैंसिल, डी में नहीं है कैंसिल, अर्थात एक ऑप्शन हम मिला है तो बाकी हमारा क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। और आगे ऑप्शन कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ए टिक करेंगे, सही कर देंगे, आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग तो यहाँ पे देखेंगे ही, तो ये तो हो गया ही। उसके बाद कह नवीन कर प्रस्ताव। तो देखिए नवीन कर प्रस्ताव वित्त विधेयक के माध्यम से पारित किया जाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें देखिए बी का 1 भी दिया है। उसके बाद कर राज्य सरकारों के लेखों का लेखांकन व अंकेक्षण। तो देखिए राज्य सरकारों के लेखों के लेखांकन व अंकेक्षण भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, थर्ड। सी का क्या है, थर्ड। इसमें डी का एक ही बचा बटा 4, प्रत्यक्ष कर किससे, आयकर से संबंधित है, अच्छा डी का 4, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न 15 का रहा है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में भारतवर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 15। तो देखिए भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान में दोहरे दंड का प्रावधान नहीं पाया जाता है। देखिए दोहरे दंड का प्रावधान ये हुआ ना कि किसी व्यक्ति को किसी एक जुर्म के लिए सजा दे दिया गया है, तो मान लीजिए किसी ने मर्डर किया और 7 साल के लिए सजा पा गया है, 7 सजा काट गया है, तो उसे ये नहीं कि पूरा ट्रायल करके उसको दोबारा सजा दिलाया जाए, ठीक है। तो कहने मतलब कि दोहरे दंड नहीं दिया जाता है, किसी एक सजा के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। कह रहे संविधान में अपराध से अधिक दंड से संविधान में अपराध से अधिक दंड से सुरक्षा दी गई है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है, देखिए दूसरा कथन क्या कर रहा है, देश में उसी अपराध के लिए एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, तो बिल्कुल सही है। वो देखिए ऊपर लिखा है ना दोहरे दंड से सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन अपवाद स्वरूप क्या ना कि किसी अपराधी को एक सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध न्यायिक तथा विभागीय, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई जुर्म किया, उसे न्यायालय ने सजा दे दिया तो वो जेल चला गया ना, तो वो ये नहीं आके कहेगा कि भाई हमारी नौकरी मतलब हमारी नौकरी तो थी तो हम सर्विस तो करेंगे ही, तो ऐसा नहीं है। तो उसे विभागीय कार्रवाई भी उस पर की जा सकती है, अर्थात उसको सर्विस से भी निकाला जा सकता है, ठीक है, और वो अपना दावा नहीं कर सकता इस पे, तो ये भी कथन क्या है, सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15। ये कह रहा है कि संघ सूची के विषय के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 16।
देखिए पहला कार्य संघ सूची में प्रतिरक्षा विदेश मामले बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, बिल्कुल सही है। संघ सूची में प्रतिरक्षा विदेश मामले, ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया, ये भी कथन क्या है, सही है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, तो ये भी कथन क्या है, सही है। देखिए तीनों इसमें कथन सही है, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर हमारा। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। कह रहा है कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है। निजी संपत्ति का मानव चेहरे का विनाश, सद्गुणों की परिचारिका, भौतिकवाद, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कह रहा है कि सद्गुणों की परिचारिका, तो देखिए सद्गुणों की परिचारिका एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है, क्योंकि सद्गुण मानव मूल्यों और नैतिकता को दर्शाते हैं, और जो व्यक्ति के आंतरिक गुण होते हैं और ये भौतिक संपत्तियों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, और जो व्यक्तियों के मतलब व्यक्तिगत नुकसान के कारण नहीं बनती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है किसने प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1935 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई थी, सॉरी 1995 में। ठीक है। वयस्क साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, सॉरी 18 था, ये 19 है। ठीक है। कह रहे इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन के मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना समानतः मतलब देखिए इनमें कौन कौन से शामिल होते हैं। इसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं जो कि अध्यक्ष के रूप में होते हैं, सभी केंद्रीय और कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, और केंद्रीय और साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों के जो तरह से मुख्यमंत्री होते हैं या प्रशासक होते हैं वो भी इसमें क्या है शामिल होते हैं। तो देखिए नीति आयोग के सचिव इसमें शामिल नहीं होते हैं, योजना आयोग कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ये लोग क्या है इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह न्यू लेम फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो 1893 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, इन लेखों का लेखक कौन था। तो अरविंद घोष, एओ ह्यूम, जेकी गोखले या बीजी तिलक। देखिए कुल कहने का मतलब कि न्यू लेम फॉर ओल्ड के लेखक कौन थे। तो देखिए न्यू लेम फॉर ओल्ड के लेखक जो थे ना, ये थे आपके अरविंद घोष। कौन थे, अरविंद घोष, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, कह रहा है जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। जिम्मरमैन योजना, तो लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जिम्मरमैन योजना को हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस इसको एक और नाम से जाना जाता है, देखिए हिंदू जर्मन षड्यंत्र, हिंदू जर्मन षड्यंत्र के नाम से इसको क्या है जाना जाता है। ठीक है। और ये लाला हरदयाल किसके थे भाई, तो ये लाला हरदयाल और मतलब इससे संबंधित जो थे लाला हरदयाल थे, तो ये भी थे, भूपेंद्र दत्त थे, ये भी सही थे, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये भी क्या है संबंधित थे इससे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए और योजना का उद्देश्य था ना संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से रोकना था, तो खैर इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही है इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था। कलकत्ता से, पटना से, सिंगापुर से या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने, सबसे हम लोग देखते हैं 6 जुलाई का, तो 6 जुलाई 1943, 6 जुलाई 1943 से सिंगापुर के पराग मैदान से दिल्ली चलो का नारा दिया था। कहने मतलब सिंगापुर से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन को विस्तारित किस कैबिनेट मिशन को किस लिए द्वारा मतलब किस कैबिनेट मिशन को, प्रश्न क्या है देखिए कैबिनेट मिशन को भारत मतलब इसके यहाँ होना चाहिए कैबिनेट मिशन को किसके लिए भारत भेजा गया था या किसके द्वारा भारत भेजा, किसके लिए भेजा गया था ये होना चाहिए। ठीक है। तो किस लिए द्वारा भी लिखा है, तो ये थोड़ा मिसप्रिंट होगा यहाँ पे। तो खैर इसका जो देखते हैं कह रहा है कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे भेजा नहीं गया था कैबिनेट मिशन को। बी कह रहा है कि सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना। तो देखिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा था, और इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके सत्ता हस्तांतरण की योजना बनाना था और संविधान के निर्माण के लिए एक सर्वसम्मत समाधान खोजना था। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। सीम दिया पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यौरा को काम करने के लिए, तो बिल्कुल गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका तो बी सही था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा।
तो खादी खेतिहरों के समर्थन में सत्याग्रह गुजरात, कपास मिलों के कर्मचारियों के सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, या बरदौली सत्याग्रह गुजरात, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरदौली सत्याग्रह अर्थात गुजरात में जो हुआ था। देखिए बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और यह आंदोलन एक कभी पूछा कब घटित हुई थी, तो 1928 में। यह 1928 में गुजरात के बारदौली में किसानों द्वारा अत्याधिक करों के खिलाफ शुरू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 25। तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं, अभी एक पेज में आ पाएगा। देखिए इसमें कह रहा है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आंदोलनों के नाम है और दूसरी तरफ उनसे महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। तो देखिए नील पौधे लगाने वाला आंदोलन कहाँ था, नील पौधे लगाने वाला आंदोलन आप सभी लोग पता होगा कि ये था आपका खेड़ा में, ठीक है। प्रश्न संख्या कौन सा है, 25 है ना। देखिए हम लोग पहले इसको देखते हैं, चंपारण आंदोलन। चंपारण से कौन संबंधित था भाई, इसको देखिए। तो ये गांधी जी ने नील किस, अच्छा नील लगाने वाला जो था ये चंपारण से संबंधित था, ठीक है। तो देखिए 1917 में गांधी जी ने नील किसानों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह किया था। तो ए का क्या हो जाएगा, 2 से सुमिलित होगा, ए का 2 से सुमिलित होगा, ए का 2। अब जो बी का रहा खेतीहर सत्याग्रह, क्या है खेतीहर सत्याग्रह। तो देखिए खेतीहर सत्याग्रह था, देखिए प्रश्न संख्या हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। देखिए इसमें क्या रहा ना, ए का क्या होगा, सही सुमिलित होगा। नील के पौधे लगाने वाला का आंदोलन किससे सुमिलित जाएगा, ए का 2 से सुमिलित होगा, किसका, ए से 2। उसके बाद कह रहा है खेतिहर सत्याग्रह, ये खेतिहर सत्याग्रह ना ये खेड़ा आंदोलन से संबंधित होगा, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, ये अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ था, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। और एक ही बचा अब डी, तो असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, ये चौरी चौरा आंदोलन था, मतलब चौरी चौरा में घटित हुई घटना के कारण ही असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन हुआ। तो डी का क्या हो जाएगा, 4, अर्थात डी का 4। तो डी का 4। अब देखिए डी का 4, ए का 2 किस में है, तो देखिए ए का 2 केवल ऑप्शन नंबर सी में है, और इसी में बी का 3 भी है, सी का 1 भी है, डी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या आप कौन सा है, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है। 26 क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपयुक्त विचार किस नेता ने दिया था, सी राजगोपालचारी, बिपिन चंद्र पाल, या लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या कौन सा, ये 26 है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। देखिए और इनका मानना था ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक सुरक्षा वाल के रूप में की गई है, और उनका मानना था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों के असंतोष को एक मंच प्रदान करना था, ताकि यह असंतोष एक हिंसक विद्रोह में न बदल जाए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले अभी 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुई थी, तो सभी लोग देखे ही थे। तो इसकी वजह से उन्होंने माना कि एक तरह से सुरक्षा वाल का काम करेगा, और उन्होंने अपनी पुस्तक, जिससे जो लाला लाजपत राय के हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया था। इसमें एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये थ्योरी दिया किसने था, मतलब किस कहाँ पे दिया था, यंग इंडिया में इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न 27 का रहा है कि किसने कहा था कि 1857 घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। तो ये किसने कहा था, तो इसको कहा था डॉक्टर एस एस सेन ने, अशोक मेहता, बीडी सावरकर, या आरसी मजूमदार ने। यह कथन डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा किया गया था। देखिए डॉक्टर एस एन सेन ने अपनी पुस्तक जो थी 1857, कब 1857 में कहा था कि 1857 घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ये भी क्या है, सम्मिलित करने के लिए है। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सीधे हम लोग सूची देखते हैं, एक तरफ स्तंभ 1 स्तंभ 2। तो देखिए सत्य शोधक समाज, तो सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था, ये ज्योतिबा फुले ने, ज्योतिबा फुले, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 1, ए का क्या है, 1 है। उसके बाद राधा स्वामी की जो स्थापना की गई थी ये शिव दयाल जी थे, और इसलिए आप बी का क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, बी का 2 ही हो जाएगा। उसके बाद प्रार्थना समाज, तो आत्माराम पांडुरंग, ये भी क्या है, सही से सामने ही है, अर्थात सी का 3rd है। और यंग बंगाल हेनरी बेबियन जेरू, ये भी क्या है, सही है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3rd, देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3rd, डी का 4, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित पूछा है, ठीक है। एक तरफ से राजा राम मोहन राय, इनकी क्या उनसे पुस्तक थी, संवाद कौमुदी। सोम प्रकाश के लेखक कौन थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी कथन क्या है, सही है। तुम्हारा आंसर ये होगा नहीं, क्योंकि कौन सुमेलित नहीं देखना है। उसके बाद कर अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष के इसके राइटर थे, ये भी क्या है, संपादक थे, ये भी क्या है, सही है। उसके बाद कर सर्वेंट ऑफ इंडिया, जो कि एनी बेसेंट दिया, ये क्या है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है
स्टूडेंट ऑफ इंडिया समाचार पत्र की जो स्थापना है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है होम चार्जेस क्या है? भारत के वाई ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, या ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति व प्रेषण, या ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए होम चार्जेस ना, ये तीनों के तीनों है, बी ए बी सी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए होम चार्जेस ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज था, और ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति जिसमें प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन भी था शामिल था। कहना मतलब तीनों के तीनों कथन क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 31। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? श्रीरंगपट्टनम, गुलबर्ग, हम्पी या हैदराबाद। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, अर्थात ऑप्शन नंबर है। देखिए टीपू सुल्तान की राजधानी भी श्रीरंगपट्टनम थी, जो कि कर्नाटक में वर्तमान में पड़ता है, और टीपू सुल्तान ने इस शहर को मैसूर पर शासन किया था, मतलब इस शहर से, यहीं से मैसूर पर शासन किया था। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपना ग्रीष्मकालीन महल बनवाया था, और इसे दरिया दौलत बाग भी कहा जाता है। क्या? दरिया दौलत बाग। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा हमारा यही था। अगला है प्रश्न संख्या 32। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, या तमिलनाडु का पुलगर, या त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी। तो देखिए इसका जो हैदराबाद के जो निजाम थे ना, ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ कभी बगावत नहीं किए थे, और वो हमेशा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सहायक बना रहा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। जबकि विजयनगर के राजा और तमिलनाडु के पुलगर और त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने अपनी कंपनी मतलब कंपनी के शासन के खिलाफ संघर्ष किया था इन्होंने। तो इसका सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है कि 33 का कथन किसने कहा है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग 40 साल तक काम किया? किसका कथन है भाई? तो ये है आपका विलियम फिंच का, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। और ये विलियम फिंच जो था ना, ये ब्रिटिश यात्री था। कहाँ का? ये ब्रिटिश यात्री था, और मतलब एक तरह से कहा जाए तो व्यापारी था, ब्रिटिश व्यापारी। तो उसके बाद से ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 34। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल के मुगल काल का स्वर्ण कहा? बी.एच. स्मिथ, जैन सरकार, एल श्रीवास्तव, ए.एल. श्रीवास्तव, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ए.एल. श्रीवास्तव जो है ना, ये शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के वास्तुकला का स्वर्ण कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 35। नायाब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया? किसलू खां को, इमादुद्दीन रेहान, या हैबत खां, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इमादुद्दीन रेहान को, किसको? इमादुद्दीन रेहान को नायाब मुमालिकात पद पर बलबन की जगह नियुक्त किया गया था, और ये तुर्क सरदारों ने मिलकर 1250 ईस्वी में बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रखकर उसे पद से हटा दिया था। तो कहने मतलब इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 36। कह रहा है कि जब उसने राजत्व किंगशप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद तुगलक। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। बर्नी ने यह कथन जो है ऊपर दिया है, ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, और सुल्तान अपने शासन में शरीयत के नियमों से स्वतंत्र होकर शासन करता था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में कई ऐसे फैसले किए जो शरीयत के नियमों के अनुरूप भी मतलब नहीं थे, जैसे कि शराब पर प्रतिबंध लगाना, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना, और मंगोलों के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाना। खैर इसका जो सही आंसर होगा ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 से स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/3, 1/4, 1/6, या 1/8। तो देखिए भू प्रश्न संख्या कौन सा है? 38 है ना। तो देखिए धर्मशास्त्रों में विशेष रूप से एक देखा है तो मनुस्मृति में, किसमें? विशेष रूप से मनुस्मृति में, मतलब जो भू राजस्व की दर है ना, उसको निर्धारित किया गया कितना? 1/6 भाग का, 1/6, अर्थात कौन सा हो जाएगा? देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है? 37 है ना? अच्छा 38 है, ठीक ठीक। प्रश्न संख्या 68 है, ठीक है ठीक। ये कह रहा है कि चीनी यात्री ह्वेन के दरबार में आया था। तो देखिए चीनी यात्री जो ह्वेन था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, प्रश्न संख्या 38। देखिए चीनी यात्री ह्वेन के दरबार में आया था। किसके? ह्वेन के। तो इसलिए सॉरी चीनी यात्री ह्वेन जो है भारत के मतलब अपनी यात्रा जो किया था उसमें हर्षवर्धन के शासनकाल था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 39। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, या कुषाण वंश। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा
ये जो सबसे अधिक तक जो शासन किया ना, वो था आपका गुप्त वंश था। कौन था? गुप्त वंश। देखिए भारत के प्रमुख राजवंशों में देखा है तो मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश, पाल वंश जैसे राष्ट्र को जोड़ लिया जाए तो मतलब इन्हीं सब को बस महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये इनकी जो और दूसरा सर्वाधिक शासन करने वाला वंश जो था ना, देखिए पहला जो सर्वाधिक शासन करने वाला कौन सा राज्य था? पाल वंश। ठीक है, दूसरा सर्वाधिक शासन करने वाला कौन? गुप्त वंश था। अर्थात गुप्त वंश का कौन सा है आंसर? और एक मिनट थोड़ा हम लोग हाँ सॉरी, सही था, गुप्त वंश ही है। और सबसे ज्यादा गुप्त वंश है इसमें। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। और 38 का होगा हर्षवर्धन। थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हो गया है वो एडिटिंग करने के दौरान। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 का कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन मिलता है? 2, 3, 4 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अर्थशास्त्र में कहा गया है कि राजा के पास विश्वास पात्र गुप्तचर होने चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को दो प्रकारों का वर्णन है, एक तो स्थिर गुप्तचर और पूछा इसमें कौटिल्य युक्त अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का है। इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। एक तो स्थिर गुप्तचर जो कि, और एक दूसरा संचार गुप्तचर। स्थिर गुप्तचर एक जगह रह के मतलब देखते होते थे और उनकी सूचनाएं जो कुछ होती थी राजा को पहुंचाते थे। एक होता था भ्रमणशील। तो ऑप्शन नंबर बी ये क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 41 ये कह रहा है कि अभिलेख जिसे यह होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अभिलेख जिसे यह होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा शिलालेख। तो देखिए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है ना, ये संस्कृत शिलालेख है और ये गुजरात के जूनागढ़ में एक चट्टान पर खुदा हुआ है। और ये शिलालेख जो है ये छत्रप रुद्रदामन प्रथम द्वारा जारी किया गया था। तो और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम भारत के प्रभाव का उत्खनन मतलब उल्लेख मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? बिंबिसार, बृहदत्त, अजातशत्रु या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हर्यक वंश की स्थापना जो थी ना, ये 542 ईस्वी में, ईसा पूर्व 542 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो बिंबिसार ने किया था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अगला है प्रश्न संख्या 43 कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो कौंडिल्य, कालदेवल, आनंददेव, अश्वघोष, आलार कलाम एवं उद्धव रामपुत्र या सारिका पुत्र एवं नागसुन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए गौतम बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद वैशाली के आलार कलाम और रुद्रक रामपुर से ज्ञान प्राप्त किया, मतलब ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अगला प्रश्न है 84 उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों दार्शनिक भजन और ब्राह्मण विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल हैं? तो मतलब किस पे है भाई? तो देखिए कह रहा है उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन। तो देखिए दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान सब बातें किसमें? उपनिषदों में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 45 ये कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट पर स्थित है? रावी, भोगवा, सरस्वती या सतलज। तो देखिए हड़प्पा कालीन स्थिति स्थल जो है लोथल, ये गुजरात राज्य में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। और ये बंदरगाह शहर था और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले की भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है और ये एक प्रमुख बंदरगाह था। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ना, ये हो जाएगा भोगवा नदी पे। सिंधु घाटी के जो लोथल था ये भोगवा नदी किनारे पे स्थित था। अगला 46 निम्नलिखित में किस पुरातात्विक ने सिंधु घाटी सभ्यता की मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? तो सर जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, सर मार्टिन व्हीलर या राखल दास बनर्जी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही है। अगला है प्रश्न संख्या 47 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पूरा पसाड़ी युग, नव पसाड़ी युग, लोह पसाड़ी या ताम्र पसाड़ा। तो देखिए चालकोलिथिक युग को ताम्र पसाड़ युग भी कहा जाता है और यह काल जब मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था और इस युग में तांबे का औजार और हथियारों का निर्माण शुरू हुआ था। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ताम्र पसाड़ युग में। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 एक ही में हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। बिहार की लगभग 35% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि कारण क्या है इसका? तो पहला कारण ये दे रहा है कि
बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाग दोनों का अभाव है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा सही नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, देखिए पीछे प्रश्नों में थोड़ा सा एडिट करने में इधर उधर हो गया है या बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, खैर उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा। आगे का रहा है कि प्रश्न संख्या 48, यहाँ से सही है कि बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, कारण क्या है इसका, तो बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव दोनों का अभाव है। तो देखिए ये कथन क्या हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। बिहार के गरीब होने का लगभग ये कारण ये है, अब वो भी कह रहे हैं 55%, ये भी क्या है थोड़ा सा, खैर पुराना डाटा है तो ये होगा ही, लेकिन इसके निर्धनता के कारण ये ना कि देखिए राज्य की उच्च सकल प्रजनन दर है, चूंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और ढांचागत सुविधा देखा जाए तो व्यापारानुकूल वातावरण का अभाव है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस वक्त उसके बाद कह रहा है भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रता में, ये भी सही है। बिहार की कृषि जलवायु की दशाएं नितांत प्रतिकूल है, ये भी सही है। और बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापारानुकूल वातावरण का क्या है, अभाव है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 और 4 होगा, सॉरी तीसरा नहीं होगा, ये तीसरा नहीं होगा, 2 और 4 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 48 का ऑप्शन नंबर सी, अच्छा 2 और 4 इसका क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ये 49 है, हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान बिहार के किस शहर में है, दरभंगा में, पटना, मुंगेर या गया में। तो देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र हाल ही में जो उद्घाटन किया गया है पटना में है, यहाँ पे पटना में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 50, ये दूसरे पेज पर होगा, इसको हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है बिहार के रोपित कुल क्षेत्रफल का लगभग 46% सिंचित है। तो देखिए पहला कथन क्या है, सही है। ठीक है, पहला कथन क्या है, सही है। बी कह रहा है बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहरों तथा 39% नलकूपों द्वारा सिंचित होती है। तो देखिए बिहार के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 30% नहर और लगभग 63% जो होता है नलकूप द्वारा होती है, न कि 39%। ठीक है, तो बी क्या हमारा गलत है, पूछा कौन सही नहीं है तो बी गलत है, तो हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर में। फिर भी ऑप्शन सी देख ले रहे हैं, कह रहा है कि नहरों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल भोजपुर, औरंगाबाद, पश्चिमी चंपारण, रोहतास तथा मुंगेर जिलों में मिलते हैं, ये भी क्या है, सही है। नलकूपों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्रफल समस्तीपुर, सीतागढ़, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तथा खगड़िया मिलती है, ये भी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या क्या कह रहा है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, 200 से 400 या 60 से 100 सेंटीमीटर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बिहार में औसत वर्षा जो होती है ना 100 से 200 सेंटीमीटर होती है, कितना, 100 से 200 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। देखिए अब जब भी मैप देखेंगे बिहार का, तो जो सबसे पूर्वी भाग जो यहाँ पड़ता है ना, कौन सा जिला पड़ता है यहाँ पे, भागलपुर, पटना, कटिहार या पूर्णिया। तो देखिए इस विकल्प में देखा जाए ना तो कटिहार जो है बिहार का सबसे पूर्वी हिस्सा है, कौन सा है, कटिहार, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। कटिहार सबसे क्या है, पूर्वी हिस्सा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य चुनिए। तो पहला उद्देश्य इसका क्या है, ये कह रहा है कि स्टार्टअप को उनकी व्यवहारिकता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना। तो देखिए बिहार स्टार्टअप 2022 का जो उद्देश्य था ना, ये मतलब एक तरह देखा जाए तो ये तीनों कथन क्या है, तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, ये भी सही है। बी का विश्वविद्यालयों, स्कूलों, शिक्षण मंडलों शुरू करके शिक्षा माध्यम में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, ये भी क्या है, सही है। और नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों सह कार्यशील स्थानों का विस्तार का समर्थन करना, ये भी क्या है, सही है। इसलिए इसका जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 54 देखते हैं, कह रहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है, यह इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, या उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों को विकास के लिए है। ये तो देखिए क्या है, जीवंत ग्राम योजना। तो देखिए जीवंत ग्राम जो योजना है ना, ये उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 55 का चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, चक्रीय प्रक्रम में गैस की जो आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
56 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है? फिसलन घर्षण, रोलिंग घर्षण, स्थैतिक घर्षण या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए सबसे जो कम घर्षण घर्षण होता है ना, ये लोटनी घर्षण होता है, क्या जिसे हम लोग रोलिंग घर्षण भी कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 57, सही विकल्प का चयन करें। ये कह रहा है कि ऑप्शन ये कह रहा है, प्रश्न संख्या 57 है कि एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो देखिए पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव्यमान है ना ये हमेशा नियत होता है। ये चाहे ध्रुवों पर जाए, चाहे इसके मतलब एक तरह से कहने मतलब सॉरी ये क्या है, द्रव्यमान हमेशा एक तरह से नियत ही रहता है, ठीक है। बी कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि एक वस्तु का द्रव्यमान हमेशा एक मतलब भिन्न भिन्न स्थानों पर भी एक ही रहता है। सी कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ये भी क्या है? गलत है। देखिए जो वस्तु का द्रव्यमान होता है ना, विषुवत रेखा पर जाए चाहे ध्रुव पर ले जाए उसका समान ही होता है। डी कह रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। डी कथन हमारा क्या है? सही है। डी बिल्कुल सही है, क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान स्थान के अनुसार अपरिवर्तित रहता है। देखिए भार बदलता रहता है, ठीक है। क्या बदलता है? भार, और भार बदलते रहता है, जो कि ध्रुव पे ये ना सबसे ज्यादा, ये जितने सारे ऊपर जो गुण दिए ना ध्रुव सॉरी भार के बारे में दिया है, भार का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। सबसे कम ये विषुवत रेखा पे होता है, ठीक है। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58। ये कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे सुन सकते हैं कितने? 15 किलो हर्ट्ज तक, 20 किलो हर्ट्ज तक, या 25 किलो, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आमतौर पर ना 25 किलो हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धारा की दिशा में, रेडियल रूप से बाहर की ओर, या रेडियल रूप से अंदर की ओर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले एक लंबे सीधे तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तार के चारों ओर संकेंद्रित एक तरह से वृत्तों के केंद्र के रूप में होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। और इसकी जो देखिए और इसकी जो दिशा होती है ना, ये धारा की दिशा के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निर्धारित होती है। और इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका खैर इसका क्या है? सही है। इनमें से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। एक संधारित्र का प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध क्या है? आवृत्ति के सीधे अनुपातिक, या आवृत्ति के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपातिक, या आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपातिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपातिक। देखिए संधारित्र का प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात यूं कहा जाए कि जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती है ना, संधारित्र की प्रतिक्रियाशील प्रतिरोध है क्या? घटता जाती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। कह रहा विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और जो विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है? पीएच कम हो जाता है, पीएच अधिक हो जाता है, पीएच अपरिवर्तित होता है, या पहले बढ़ता है तब घटता है। तो देखिए इस विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर ना पीएच कम हो जाता है। क्या होता है? पीएच कम हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, इसके कारण क्या है भाई? तो इसके चारों इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, बिल्कुल ये गलत है। न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, ये भी गलत है। प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण, ये क्या है? सही है। देखिए परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है क्योंकि इसमें धनावेशित प्रोटॉन पाए जाते हैं, और न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक में भी होते हैं और ये उदासीन होते हैं। तो इस खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है 63। यह कर एक अम्लीकृत पर मैग्नेट विलियम वाले बीकर में धीरे धीरे तनु फेरस सल्फेट का विलियन डाला गया। विलियन का हल्का बैगनी रंग फीका पड़ जाता है और अंत में गायब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन के लिए सही स्पष्टीकरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 63। तो पहला ही कह रहा है देखिए KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और यह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। तो देखिए जब तनु फेरस सल्फेट को अम्लीकृत पर मैग्नेट विलियन में डाला जाता है तो KMnO4 एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और FeSO4 का ऑक्सीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी जो दिया है FeSO4 ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है और यह KMnO4 ऑक्सीकारक का कारण बनता है, ये भी क्या है? गलत है। सी कह रहा है तनुकरण के कारण रंग गायब हो जाता है और कोई अभिक्रिया शामिल नहीं होती, ये भी क्या है? गलत है। खैर ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका में क्या है? सही है। अगला है 64। प्रश्न संख्या 64 कह रहा है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पर पता लगाया जाता है क्या? रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से, या संयोजकता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी संयोजकता से।
देखिए रासायनिक तत्वों की दूसरे तत्वों से योग करने की जो क्षमता का पता उस तत्व की संयोजकता से पता लगाया जाता है। देखिए तत्वों की संयोजकता का पता लगाने के लिए आधुनिक आवर्त का प्रयोग किया जाता है। तो खैर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला कह रहा है निम्नलिखित स्तंभों को सुमिलित कीजिए तथा एवं प्रदत्त कूट में सही उत्तर चयन कीजिए। एक तरफ दिया नायलॉन, टेरिलॉन, सूती और रेशमी। तो देखिए नायलॉन किससे सुमिलित होगा? तो नायलॉन क्या ना एक कृत्रिम पॉलीएमाइड तंतु है, कृत्रिम पॉलीएमाइड, नायलॉन पॉलीएमाइड, अर्थात ए का क्या हो जाएगा 4। अब देखिए ए का क्या है 4 है, ठीक है। और उसके बाद क्या आ रहा है टेरिलिन, क्या है टेरिलिन, टेरिलिन क्या है ना एक पॉलिस्टर है, टेरिलिन क्या है एक पॉलिस्टर, अर्थात बी का क्या हो जाएगा 1, बी का 1, सॉरी बी का क्या है 1। उसके बाद सूती, तो सूती क्या है? तो देखिए सूती जो है ना एक पादप आधारित प्राकृतिक तंतु है, ठीक है। पादप आधारित एक प्राकृतिक तंतु है जिसका मुख्य रासायनिक संघटक सेलुलोज होता है। तो सूती किससे हो जाएगा? सेलुलोज से, अर्थात सी का 2 से सुमिलित होगा। और एक बचा डी रेशमी, ये हो जाएगा प्रोटीन। अच्छा डी का क्या हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड। अब देखिए किस ऑप्शन में ए का 4 है और बी का 1 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का थर्ड, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दूध का दही में परिवर्तन, काष्ठ का जलना, जल में लवण का घुलना या लोहे का मूर्छा लगना। तो देखिए जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है ना कि ऐसा परिवर्तन जिसे एक बार मतलब पुनः अपने जो प्रारंभिक स्थिति है उसमें लाया जा सकता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। जिसको पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में नहीं लाया जा सकता वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दूध से दही का परिवर्तन एक तरह से रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से पुनः दूध नहीं लाया जा सकता है। काष्ठ का जलना, काठ एक बार जल गया तो उसे पुनः काष्ठ में नहीं परिवर्तित किया जाता, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहा का मोर्चा लगना ये भी रासायनिक है, लेकिन जल में लवण का घुलना ये क्या है भौतिक परिवर्तन है। 67 कह रहा है कि गैल्वेनाइज लोहे की पाइप और परत होती किसकी? जस्ते की, पारे की, लेड की या क्रोमियम की। तो देखिए गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर जस्ते, एक तरह से इसको जिंक भी कहा जाता है, क्या इसको जिंक भी कहा जाता है, ठीक है। जिंक की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। 68 कह रहा है जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती कौन? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए प्रश्न संख्या 68 है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 68 का कार्य जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो देखिए नाभिक कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और इससे न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। 69 का मेंडल के नियम का अपवाद क्या है? स्वतंत्र अभिवन, लिंकेज, डॉमिनेंस या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मेंडल के नियम का अपवाद देखा जाए ना तो लिंकेज है, लिंकेज अर्थात ऑप्शन नंबर बी। और लिंकेज होता है क्या? तो देखिए लिंकेज एक ऐसी घटना है ना जहाँ जीन एक साथ विरासत में मिलते हैं जो मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियमों का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 70, करेक्ट अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? परिवहन, भोजन रसदानी, केंद्रक या कूटपाद। तो देखिए अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद के माध्यम से करता है। कूटपाद एक प्रकार का क्या ना क्या है ये स्यूडोपोडिया होता है, क्या है स्यूडोपोडिया होता है जो अमीबा को न केवल चलने में मदद करता है बल्कि उसके आसपास के भोजन कणों को घेर कर उसे अपने अंदर खींचने की प्रक्रिया भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला 71 की काकरोच किस फाइलम में आता है? एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोइडर्मेटा या आर्थ्रोपोडा। तो देखिए काकरोच जो है ना ये आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है, किसमें? आर्थ्रोपोडा में। अच्छा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और देखिए आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है और इसी में चींटियां भी आती हैं। आर्थ्रोपोडा में चींटियां आती हैं और साथ में तिलचट्टे जिसे हम लोग काकरोच भी कहते हैं ये भी आते हैं। मच्छर भी इसी के अंतर्गत आते हैं और मच्छर के साथ साथ केकड़े, बिच्छू ये सभी क्या आते इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला अधिकांश फाइटोफैगस नेमोटेड है, अधिकांश फाइटोफैगस नेमोटोड है क्या? जड़ परजीवी, तना परजीवी, उत्तक परजीवी या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए अधिकांश फाइटोफैगस नेमेटेड पादप परजीवी क्या होते हैं? सूत्रकृमि पौधे की जड़ों पर आक्रमण कर पोषण प्राप्त करते हैं, अतः ये जड़ परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? जड़ परजीवी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला मानव शरीर में क्या होता है? लगभग 70 मतलब कितना पानी होता है? 70%, 20 से 30%, 10 से 20 या 30 से 40। तो देखिए एक वयस्क मानव शरीर में लगभग 60 से 70% क्या होता है? पानी होता है, अतः ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 74, ये कह रहा है कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, कौन सा? वृक्क, अंडाशय, थायराइड या मुख। तो देखिए एक इसमें जो दिया है थायराइड ग्रंथि,
ये क्या है, अंतःग्रंथि, मतलब थायराइड जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और ये होता कहाँ है, तो ये गर्दन में होता है। कहाँ पे, ये गर्दन में ही होता है, ठीक है। और ये थायरॉक्सिन जैसे हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या इसका सही है। अगला कार्य, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनों उपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज या माल्टोज। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट विशेषतः जटिल पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च पाचन क्रिया में एंजाइमों द्वारा पहले डाइसेकेराइड जैसे कि माल्टोज में टूटते हैं, और उसके पश्चात ये डाइसेकेराइड है, उसके बाद विशिष्ट एंजाइमों जैसे माल्टोज में टूटते हैं, अंत में ये ग्लूकोज में टूटते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 76 की, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या, एथेनॉल एव CO2, लैक्टिक अम्ल एव CO2, CO2 एव जल, या एथेनॉल एव जल। तो देखिए वायुजीवी श्वसन एक कोशिकीय प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाधार मुख्यतः ग्लूकोज का पूरा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 एवं जल का अत्याधिक, मतलब एक तरह से इस प्रश्न पूछा है कि वायु श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है क्या, तो CO2 एवं जल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला एक, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है, रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट्स, WBC या RBC। तो देखिए लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है ना, ये इन्हें इरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये ऑक्सीजन परिवहन के लिए मतलब जिम्मेदार होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न 78 का, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है भाई, तो पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, बिल्कुल नहीं है। सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, तो ये क्या है, सही है। देखिए पीयूष ग्रंथि जिसे ना, इसे को ही हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। और इस ये मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है, और यह अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका प्रमुख कार्य होता है वृद्धि हार्मोन को स्राव करना, जो शरीर के सभी अंगों को समान वृद्धि और विकास को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है, मुर्गी रोग है, क्या पूछा है, मुर्गी रोग, मतलब मुर्गियों में होने वाले जो रोग होता है, कौन सा कवक होता है मुर्गियों को रोग में होने का कारण है, तो कैडियासिस, फाउल पॉक्स, रानीखेत या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कैडी कैडिडियासिस जो है, कैडिडियासिस मुर्गियों में होने वाले कवक फंगल संक्रामक रोग है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 80 का कौन सा फल मधुमेह रोगी आसानी से खा सकता है, नारंगी, अमरूद, केला या आम। तो देखिए प्रश्न संख्या 80 का है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, अमरूद। मधुमेह रोगी जो ना आसानी से खाने वाला जो फल होता है ना, ये अमरूद होता है, ठीक है। इसमें खाने के लिए कई फल खा सकते हैं जैसे सेब, संतरा, नाशपाती, जामुन, लेकिन सबसे जो आसान होता है अमरूद, मतलब इससे थोड़ा शुगर लेवल कम रहता है, मतलब कम बढ़ता है, कम रहता नहीं, कम बढ़ता है इससे। अगला है प्रश्न संख्या 81 कि बीमारियों और उनके जांच के लिए सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। एक तरफ बिडाल टेस्ट है, तो बिडाल टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई, ये टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ए का सही सुमिलित होगा, थर्ड होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, डिक टेस्ट स्कारलेट फीवर में प्रयोग किया जाता है, तो डिक टेस्ट अर्थात बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का क्या हुआ, 4 हो जाएगा। उसके बाद टार्निकेट टेस्ट डेंगू बुखार में यूज किया जाता है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद आर एफ फैक्टर गठिया में इसकी जांच की जाती है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद बचा एलिसा टेस्ट, सभी लोग पता है एलिसा टेस्ट एड्स में यूज किया जाता है, मतलब एड्स में प्रयोग किया जाता है, अर्थात ई का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। अच्छा बी का हम लोग ये का 4 कहीं, बी का क्या लिखे हैं भाई, डिक टेस्ट 5 में है, ठीक है, सॉरी डिक टेस्ट 5 है, ठीक है। तो ए का थर्ड, बी का 4, देखिए ए का थर्ड, बी का 4 किसे केवल ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखिए सी का 2, डी का 1, ई का 4 है, ई का 4। अगला प्रश्न है पादप कली क्या होता है, एक भ्रूणहीन टहनी, एक भ्रूणहीन पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। तो देखिए पादप की कली जो होती है ना, पौधे के तने या पत्तियों के धुरी छोटे ऊर्ध्व के रूप में मौजूद होती है, और ये होता क्या है, ये होता है एक भ्रूणीय टहनी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। 83 का हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है भाई, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लान में इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी बच्चे देने के बजाय अंडे देता है, एकिडीना, कंगारू, व्हेल या चमगादड़। तो देखिए एकिडीना ना एक अनोखा स्तनधारी है जो बच्चे देने के बजाय अंडे देता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 85 कि यूस्टो के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला कच्चा पदार्थ है क्या, शर्करा एवं फल रस, एल्कोहल, शर्करा, सैकरीन।
तो देखिए ईस्टों के किण्वन या क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाला जो कच्चा पदार्थ होता है ना, ये शर्करा एवं फल रस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। देखिए ईस्ट जो खमीर द्वारा की जाने वाली किण्वन प्रक्रिया के लिए कच्चा माल जो होता है ना, शर्करा जैसे शुगर मत होता है, और फल जैसे शुगर या जौ का रस, शर्करा जिसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का एक प्राकृतिक और उत्तम स्रोत है। खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 86 कारक कवक को रंजित किया जाता है सेफ्रानिन द्वारा, आयोडीन द्वारा, लेक्टोफेनाल द्वारा या कॉटन ब्लू द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कॉटन ब्लू द्वारा। कवक को रंजित किसके माध्यम से किया जाता है, तो देखिए कवक को सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने के लिए रंजित करने हेतु एक कॉटन ब्लू नामक अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न 87 के पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी का श्रेणी विजेता कौन रहा, जिसे डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हुए हत्या के प्रयास की नाटकीय तस्वीर के लिए सम्मानित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा डग मिल्स, अर्थात डग मिल्स थे। ठीक है, देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुभवी फोटो पत्रकार जो थे डग मिल्स को पुलित्जर पुरस्कार 2025 में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी का प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 88, थोड़ा सा इसको ये कह रहा है कि भारत के चुनाव आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभिनेत्री नीतू चंद्रा और अभिनेता क्रांति प्रकाश झा को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया था, किस राज्य का नियुक्त किया गया था, तो बिहार का, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा का। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बिहार का। अगला 89 के हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने लॉन्च किया, जो वन संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए उपग्रह डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करता है, किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश दे रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो देखिए 89 कर रहा है मध्य प्रदेश ने वन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत की पहली एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम का लॉन्च किया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 है कि हाल ही में किस देश में हुए आम चुनाव में कमला प्रसाद बिसेश्वर ने जीत हासिल की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बने, बारबाडोस, जमैका, त्रिनाद और टोबैगो या गुयाना। तो देखिए कमला प्रसाद बिसेश्वर ने त्रिनाद और टोबैगो के हाल ही में हुए आम चुनाव में शानदार जीत दर्ज किया और एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न 91 का है कि चीन द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अंतर्ग्रही मिशन तियानवेन-2 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो इसका जो लक्ष्य मुख्य लक्ष्य क्या है, मंगल ग्रह पर जीवन की खोज, बिल्कुल नहीं ऐसा है। पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह 201 6HO3 से नमूने एकत्र करना और मुख्य बेल्ट धूमकेतु एक 311 पी का पता लगाना। तो मेन इसका जो लक्ष्य था यही था, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी सिम का बृहस्पति के चंद्रमाओं का अध्ययन करना, ये बिल्कुल नहीं। सूर्य की कोरोना का निरीक्षण करना, ये भी नहीं। अगला प्रश्न देख रहा है 92 का है कि 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा शुद्ध ऋणदाता देश बनने के पीछे जर्मनी के लिए प्राथमिक कारण क्या था। तो देखिए सभी लोग पता होगा जो सबसे ज्यादा ऋणदाता हो गया है ये जर्मनी को पीछे छोड़ के कौन हुआ है, जापान को पीछे छोड़ के जर्मनी हो गया है। कारण क्या था ये तो सबको पता है कौन देश हुआ, कारण क्या था इसमें कारण ही पूछा है। तो कह रहा है कि जापान की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था में मंदी, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जर्मनी की बढ़ता चालू खाता अधिशेष और यूरो की तुलना में येन का कमजोर होना, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 93, ये कह रहा है केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना का विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 93 कह रहा है एकीकृत पेंशन योजना में लाभ केवल उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मार्च 2025 को या उससे पहले 25 साल की आहर मतलब सेवा पूरी कर ली हो। ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ 25 साल नहीं बल्कि 10 साल होना चाहिए था। तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद कह रहा है एकीकृत पेंशन योजना के तहत बढ़े हुए लाभों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई क्या है, 2025 तक है। तो ये भी कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। और सी कह रहा है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कम से कम 10 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी या आगे दिया कर्मचारी या उनके जीवन साथी अब टॉप ऑफ पेंशन और एक मुफ्त राशि का दावा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग यही देख लेते हैं, डी भी क्या है, गलत है, क्योंकि यूपीएस के तहत बकाया भुगतान पीएफ दरों पर चक्रवृद्धि ब्याज के साथ किया जाएगा, ये क्या है, गलत है। अगला कह रहा है 94 पीएम मोदी द्वारा घोषित ई ट्रक प्रोत्साहन योजना किस व्यापक विजन का हिस्सा है, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, ग्रीन मोबिलिटी विजन या मेक इन इंडिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहली ई ट्रक प्रोत्साहन योजना ग्रीन मोबिलिटी विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है।
95 ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस से सम्मानित किया? अर्जेंटीना ने, नामीबिया, ब्राजील या फ्रांस ने? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये था ब्राजील ने। किसने? ब्राजील ने। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। 96 का अगर प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 7,200 करोड़ की बुनियादी ढांचा और आईटी परियोजनाओं को शुरुआत किया? पटना में, गया में, मोतिहारी में या भागलपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मोतिहारी। देखिए मोतिहारी में 7,200 करोड़ की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का इन्होंने क्या किया था? उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है 97 ये कह रहा है कि मई 2025 में सूडान के सेना प्रमुख जनरल अब्देल फताह अल बुरहान द्वारा नियुक्त किए गए नए प्रधानमंत्री कामिल अल तायब इदरीस का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि देश में सैन्य शासन को और मजबूत करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक संबंध सुधारना, ये भी नहीं है। एक सी कह रहा है एक संक्रमणकाली सरकार का गठन करना जो चुनाव और नागरिक शासन की ओर बढ़े। तो सी कथन क्या है? इसका सही है। अगला है प्रश्न संख्या 98 ये कह रहा है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बाढ़ की पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उन्नत संस्करण लॉन्च किया? इंद्रवॉच, बिहार सहायता, चेतावनी या फ्लड वॉच बिहार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इंद्र वज्र मोबाइल एप्लीकेशन का एक उन्नत संस्करण लॉन्च किया, इसलिए ऑप्शन ए क्या है? सही है। अगला कह रहा है बिहार के किस उत्पाद को अप्रैल 2025 में भौगोलिक संकेतक टैग के लिए आवेदन को मंजूरी मिली? नालंदा की 52 बूटी साड़ी, भागलपुर की कतरनी चूड़ा या गया की पत्थर कट्टी कला या पटना की टुकली आर्ट? तो देखिए गया जिले की जो सदियों पुरानी पत्थर कट्टी कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री ने इसके भौगोलिक संकेतक टैग के आवेदन को प्रारंभिक मंजूरी दे दिया था। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। लास्ट प्रश्न है इसका कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए बिहार की सरकार ने उद्योगपतियों को शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किया? बिहार उद्योग संवाद, उद्यमी बिहार, निवेश मित्र या सुगम व्यापार? तो देखिए राज्य में निवेश को माहौल और बेहतर बनाने के लिए बिहार के उद्योग विभाग ने बिहार उद्योग संवाद नामक एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये सेट नंबर 14 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया और आगे हम लोग सेट इसी तरह से हम लोग सेट नंबर 15 को सॉल्व करेंगे और अभी तक इसमें टोटल 20 ही सेट हैं। तो उसके बाद से हम लोग एडिटेरिया के सेट को देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।